हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस चैनल एडुकेशन विद पिंटू भैया। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप बिल्कुल इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, आज का यह जो वीडियो है वह क्लास 10 हिंदी पद्य 4 का है। यदि आप 2025 में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2025 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी की परीक्षा में पद्य 4 से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह पाठ बेहद ही इम्पोर्टेंट है। नाम से ही स्पष्ट है, स्वदेशी। स्वदेशी तो अपने देश की वस्तुओं को उपयोग करना, अपने देश के रीति रिवाज को अपनाना, ये सब स्वदेशी के अंतर्गत आता है। और इस कविता के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कभी कभी एक यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि प्रेमघन किनका उपनाम है, तो क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी। या बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? प्रेमघन। आप इसको याद रखिएगा। ओके, फिर एक और सवाल बनता है कि स्वदेशी नामक कविता के कवि कौन है, तो प्रेमघन भी ऑप्शन दे सकता है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी दे सकता है। आपको हर तरह से रेडी रहना है। ओके, चलिए तो सर चलिए जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओके, और ये तो चौथा पद्य है। बाकी के और तीनों पद्य, पद्य 1, पद्य 2 और पद्य 3। पद्य 1 गुरु नानक का था, पद्य 2 रसखान का था, पद्य 3 घनानंद का था। तो उसको भी हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको उन पाठों का नॉलेज लेना है, ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्वदेशी। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि कविता के जो कवि होते हैं उन कवियों का जो परिचय होता है, उस परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कविता के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, जिनका फोटो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इनका परिचय हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है जन्म परिचय। भारतेंदु युग, तो यहाँ से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लागू हो गया यहीं पर कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग के कवि हैं। पहला ऑब्जेक्टिव। युग के प्रमुख कवि प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। जिला का नाम क्या है? मिर्जापुर हुआ था। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि बद्री नारायण चौधरी किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी टाइप करके भी बताना है। यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो टाइपिंग भी करना है, जो जो मैं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। आप बढ़िया से भली भांति सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टाइप कर देने से और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। ओके, तो सब लोग टाइप जरूर करते रहिए कि क्या आप लोग लिख रहे हैं, मैं भी देखूं। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। और किस राज्य में हुआ था? यूपी में। और यूपी के किस जिले में हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में उनके आदर्श थे। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी एक कवि हैं। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के तो कवि हैं, और भारतेंदु युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। तो आएगा सवाल कि प्रेमघन जी अपने जीवन में भी और अपने काव्य में भी किनको अपना आइडियल पर्सन मानते थे, आदर्श मानते थे, तो वो आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ओके, आगे। वे बहुत ही कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। माने कविता लिखने की तो निपुणता थी ही उनमें, कविता लिखने के साथ साथ भी गद्य खूब लिखते थे। इन्होंने भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1874 ईस्वी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। तो मिर्जापुर जिला है, यहीं पर उन्होंने एक समाज सोसाइटी की स्थापना की। उस सोसाइटी का नाम था रसिक समाज। याद रहेगा ना बच्चों? जल्दी जल्दी एक बार सब लोग टाइप कर दीजिए। तो
कि प्रेमघन जी मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की थी। आप लोग एक बार टाइप करके जरूर हमको भेजिए कि किस समाज की स्थापना किए थे। चलिए, रसिक समाज की स्थापना किए थे। और ये भी टाइप अप करिए कि रसिक समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो 1874 ईस्वी में की थी। ओके, 1874 ईस्वी में। इन्होंने आनंद कादम्बनी, कादम्बनी थोड़ा सा गलती लिखा है, कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। चलिए, यहां पर भी दो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। चलिए, तो प्रेमघन जी दो पत्रिकाओं का संपादन किए थे, एक मासिक यानी हर एक मंथली निकलने वाली, और एक साप्ताहिक यानी हर सप्ताह में ही पत्रिका निकलती थी। तो उनके द्वारा निकाली गई मासिक पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। चलिए झटपट एकदम सब लोग टाइप करिए बच्चों, इस टाइप करिएगा ना तो वहां से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आप लोगों को बेहद फायदा होगा। ओके, जब ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिएगा तो सब आपके दिमाग में है, सब जवाब दे दीजिएगा, परंतु इसके लिए आप लोगों को टाइप भी करना है। ओके, तो बताइए, इस पाठ के जो कवि हैं वे प्रेमघन कवि किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, आनंद कादम्बिनी, और किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए थे, नागरी नीरद। दोनों याद रखिएगा, मासिक पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी और साप्ताहिक पत्रिका का नाम है नागरी नीरद। जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए आप लोग। आगे, प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे। चलिए फिर सवाल पूछेगा, किस अधिवेशन के सभापति चुने गए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन, समझ गए ना, कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो उस अधिवेशन के सभापति के रूप में किनको चुना गया था, प्रेमघन जी को। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन के सभापति के रूप में किनको चुना गया था, प्रेमघन जी को। या इसका उल्टा सवाल, प्रेमघन जी किस अधिवेशन के सभापति के रूप में चुने गए थे, तो इसका भी जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। तो चलिए, इतना सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिए, एक बार और अंत में सुन लीजिए। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, भारतेंदु युग के। इनका जन्म कब हुआ था, 1855 में। किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में हुआ था, मिर्जापुर में। वे अपने काव्य और जीवन दोनों में किसको आदर्श मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिर उन्होंने कहाँ पर रसिक समाज की स्थापना की, मिर्जापुर में। कब की थी, 1874 ईस्वी में। या 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की, रसिक समाज की। उन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली, आनंद कादम्बिनी, और कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली, नागरी नीरद। ओके, और वे किस सम्मेलन के सभापति चुने गए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, चलिए, मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1922 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। ओके, चलिए अब रचनाओं पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, रचना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, रचना पर भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है, मतलब जितनी इन्होंने रचनाएं की है सभी रचनाएं एक पुस्तक में संकलित है, और उस पुस्तक का नाम है प्रेमघन सर्वस्व। उस पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, प्रेमघन सर्वस्व। चलिए सब लोग टाइप करिए कि प्रेमघन द्वारा रचित सभी रचनाएं किस पुस्तक में संग्रहित है, प्रेमघन सर्वस्व। सब लोग प्रेमघन सर्वस्व टाइप जरूर करिए। ओके, चलिए आगे, भारत सौभाग्य, इसको भी याद रखना है। प्रयाग रामागमन, इसको भी याद रखना, ये तो हम आप लोग के टेस्ट में भी दिए थे, भारत सौभाग्य। तो भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ये जरूर याद रखिएगा। कृति पूछता है, पूछेगा कि भारत सौभाग्य प्रेमघन द्वारा रचित कौन सी विधा है, तो नाटक है। या प्रयाग रामागमन प्रेमघन द्वारा रचित कौन सी विधा है, तो ये भी नाटक है। इन्होंने जीर्ण जनपद, इसको याद रखिएगा, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य की रचना की जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, यानी उसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बतलाया गया है। किस जीवन के बारे में बतलाया गया है, ग्रामीण जीवन के बारे में बतलाया गया है। तो आएगा कि वह कौन सी रचना है
जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है, तो आपका आंसर होगा जीर्ण जनपद। आंसर क्या होगा बच्चों? जीर्ण जनपद। चलिए झटपट आप लोग जीर्ण जनपद लिखकर टाइप करिए ताकि आपको एकदम याद हो जाए कि हाँ, प्रेमघन जी ने जीर्ण जनपद नामक कविता में ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी चित्रण किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमघन जी निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक थे। प्रेमघन ने, यहाँ घ होगा, प्रेमघन ने काव्य रचना ज्यादातर ब्रज भाषा एवं अवधी। आ गया बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल, किस भाषा में कविता इन्होंने लिखी है? ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में। लेकिन युग के प्रभाव के कारण इनके काव्य में खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ उजागर होते हैं। तो खड़ी बोली यानी हिंदी, खड़ी बोली यानी हिंदी, यानी वे अपनी कविताओं में ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का तो प्रयोग करते ही हैं, इसके साथ साथ उनकी कविताओं में और क्या देखने को मिलती है? हिंदी, क्योंकि ब्रज भाषा और अवधी भाषा बहुत कम लोगों को आती थी। हिंदी भाषा में यदि किसी रचना की जाए, कोई रचना, तो उसको समझने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए लिखा है कि समय के प्रभाव के कारण वे किस भाषा को अपना लिए? खड़ी बोली को। इनके काव्य में लोकोन्मुखता और यथार्थ परायणता का आग्रह है। प्रेमघन जी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को, राष्ट्रीय स्वाधीनता यानी आज़ादी की लड़ाई की चेतना को अपना सहचर बनाकर साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का घोर विरोध किया। चलिए आएगा कि प्रेमघन जी ने किसका घोर विरोध किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए साम्राज्यवाद का एवं सामंतवाद का। चलिए बच्चों जल्दी से टाइप कर दीजिए आप लोग ये दोनों चीज, कि प्रेमघन जी ने किसका घोर विरोध किया था? तो साम्राज्यवाद का भी और सामंतवाद का भी, दोनों को वे पसंद नहीं करते थे। ओके, चलिए जल्दी से टाइप करिए बच्चों। अगला पद परिचय, यानी जो आप कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। नाम से स्पष्ट है कि बहुत ही पेट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति कविता है। पूरी कविता में अपने देश के बारे में फोकस किया गया है। ओके, तो प्रस्तुत दोहों का स्वदेशी शीर्षक प्रेमघन द्वारा रचित प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। इसको याद रखिएगा बच्चों। आएगा स्वदेशी कविता बद्री नारायण चौधरी के किस पुस्तक से संकलित है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेमघन सर्वस्व। क्या होगा आंसर? प्रेमघन सर्वस्व। इन दोहों में नवयुग की आवाज मुखरित है। प्रेमघन के दोहे एवं उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थक बनाते हैं। प्रेमघन जी की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा इस युग में कहीं अधिक प्रासंगिक है। माने उस समय लिखी गई कविता तो उस समय तो वैल्यूएबल थी ही, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यूएबल अब है। यानी बताइए इतने वर्ष पहले उनके द्वारा लिखी गई कविता कितना, मैंने वे लोग दूर की सोचे हैं कि आज भी उस कविता का बहुत ही प्रभाव भारत में देखा जा रहा है। समझ गए ना? तो उस समय की लिखी गई कविता आज भी बिल्कुल क्या है? प्रासंगिक है, बिल्कुल नेचुरल दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे उतना वर्ष पहले ही आज के बारे में सोचकर प्रेमघन जी ने कविता लिख दिया है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कविता के बारे में। चलिए कविता का यहाँ पर पहला दोहा है। एक यहाँ एक ये भी सवाल आता है कि स्वदेशी कविता में कुल कितने दोहे हैं? तो 2 लाइन मिलाकर एक दोहा बनता है। अब ये कितना दोहा हो गया? एक दोहा हो गया। तो कुल मिलाकर इस स्वदेशी कविता में 20 लाइन है, और जब 20 लाइन है तो दोहों की संख्या कितनी है? 10। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। ये अपने नॉलेज माइंड के आधार पर दिया हुआ सवाल है और पूछने की पूरी गारंटी है। ओके, तो जल्दी से एक बार आप लोग टाइप कर दीजिए कि स्वदेशी कविता में दोहों की कुल संख्या कितनी है? तो 10। 2 लाइन मिलाकर एक दोहा, जैसे यहाँ 2 लाइन दिया है एक दोहा, दोहा में यहाँ डबल ऐसे लाइन भी कर देता है तो वहां पर आपको एक गिनना है। तो ऐसे ही गिनते गिनते टोटल गिनिएगा तो कितने दोहे हो जाएंगे? 10 दोहे हो जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं प्रेमघन जी? सबे विदेशी वस्तु नर, यानी गुलामी के समय लिखी गई यह कविता है जब भारत में अंग्रेजों का शासन काल था।
तो जब कवि चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखते हैं तो वे पाते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, यानी सब विदेशी बन गया है। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या उनका आचरण हो या उनका व्यवहार हो या उनका रीति रिवाज हो, यानी चारों तरफ देखो तो हर जगह रीति रिवाज, व्यवहार, आचरण, पहनावा, वेशभूषा, व्यक्ति, वस्तुएं सब की सब क्या दिखाई दे रही हैं? विदेशी दिखाई दे रही हैं। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, तो देखिए सबे मतलब सर्वत्र, यानी भारतीयता कछु न अब, लगता है कि अब तो कहीं भारतीयता ही नहीं दिखाई दे रही है। भारत में दर्शात, यानी भारत है तो भारत है तो भारत में भारतीयता दिखाई देनी चाहिए, व्यक्तियों के अंदर, वस्तुओं के अंदर, व्यक्तियों के चरित्र के अंदर, रीति रिवाज के अंदर, संस्कारों के अंदर। लेकिन कवि को ये फील होता है कि अंग्रेजी हुकूमत इतनी स्ट्रांग है या लोग उनके हुकूमत का इतना पालन करने वाले हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत में भारतीयता कम और विदेशी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है ओके कि प्रस्तुत पद्यांश कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी स्वदेशी नामक कविता से उद्धृत है। इनमें कवि ने गुलाम भारत में भारतीयों के आचरण का वर्णन किया है। बोले ना, उनका आचरण भी तो नहीं अच्छा रह गया है। आगे सरलात, कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण तब और विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं, लोगों के चाल चलन, रीति रिवाज बदलते दिखाई पड़ते हैं। दुख है कि अब लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। समझ गए ना, जहां देखो तहां विदेशीपन ही दिखाई दे रहा है। कवि को दुख पहुंचता है कि भारत है तो भारतीयता होनी चाहिए। आगे, देश प्रेम की भावना कहीं भी दिखाई नहीं देती। वैसे भी देश प्रेम की भावना दिखाई देती तो अंग्रेज जितना दिन तक थोड़ी ना यहाँ पर टिक पाते। ओके, देश प्रेम की भावना ही नजर नहीं आती है। लोग उनके चापलूस बने हुए हैं, उनके मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। समझ गए ना, उनकी बड़प्पन करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनकी नज़र में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब उनको आप सर्वश्रेष्ठ मानिएगा तो खुद का पतन होगा ही। तो ही प्रेमघन जी चिंतित है, यह देखकर चिंतित है कि भारत और भारत में भारतीयता नहीं नजर आ रही है। लोगों का आचरण, स्वभाव, चाल चलन, पहनावा, यहाँ तक कि खुद लोग सब कुछ विदेशी ही नजर आ रहे हैं। पहला दोहा समझ गए? यदि समझ गए तो यस कमेंट करिए। समझ गए तो यस कमेंट करिए। अगला बता रहे हैं दोहा 2। चलिए इसमें 2 और 3 दो गो दोहा है। यहाँ पर आपका दूसरा दोहा हो जाएगा और यहाँ पर तीसरा दोहा हो जाएगा। समझ गए? मनुज भारती, मनुज मतलब मनुष्य, याद रखिएगा। भारती देखी को सकत नहीं पहचान। एक वक्त था कि लोगों को देखकर आप पहचान लेते थे कि कौन क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। लेकिन मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। मुसलमान, हिंदू क्यों के हैं ये क्रिस्तान, तो क्रिस्तान मतलब क्या होता है? ईसाई, क्रिश्चियन। यहाँ क्रिस्तान एक वर्ड दिया है, क्रिस्तान का अर्थ हो जाएगा ईसाई। ओके, किधो मतलब किधर, भाग मतलब अच्छा लगना। भाग गलत दिया है, भाई होना चाहिए, गलत दिया है, भाई होना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों क्या है कि पहले अंग्रेजों की गुलामी के पहले भारत के लोग अपना पहनावा ऐसा रखते थे कि सिर्फ उनको देखकर आप समझ जाते थे कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। सिखों की पगड़ी फेमस, ईसाई का जो माला रहता था उसमें यीशु मसीह का वो फेमस, या ड्रेस भी वैसा रहता था। हिंदू का ड्रेस अलग और मुसलमानों का अलग। लेकिन अब लोग इस प्रकार एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबके पास सूट बूट ही है। अंग्रेजों का देखा देखी लोग कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे अंग्रेज बेल्ट, टाई, सूट बूट, कॉलर सब कुछ पहना करते थे, लोग वही पहन रहे हैं। अब पहनने के कारण कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है यानी ईसाई है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। पढ़ी विद्या परदेश की, यहाँ पढ़ी होगा, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। अब तो कुछ लोग भारत में रहकर हिंदी भाषा कम, अंग्रेजी भाषा ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है, वो अंग्रेजों की भाषा थी, यानी वो भाषा हमारे लिए विदेशी है। तो यहाँ से को ऑब्जेक्टिव भी पूछता है परदेश की विद्या कौन है, तो आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। आप लोग भी टाइप करिए, एक क्वेश्चन पूछेगा परदेश
की विद्या कौन है। इस कविता में परदेश की विद्या कहकर किसको संबोधित किया गया है, तो किसको संबोधित किया गया है, अंग्रेजी को। तो जब से लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया, अब उनकी बुद्धि भी विदेशी हो गई, चाल चलन परदेश की गई नहीं अति भाई। आज जब अंग्रेजी पढ़ने लगे, बुद्धि विदेशी हो गई, तो अब भारत की वस्तुएं, चाल चलन, ये कुछ भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उन लोगों को अब विदेशी ठाट बाट, रीति रिवाज, पहनावा, विदेशी बोली, ये सभी अच्छी लगती है। भारत की कुछ भी चीजें उन लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ से एक लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछता है कि भारत के लोगों को या भारत के लोगों की बुद्धि विदेशी किस प्रकार हो गई है। तो इसका जवाब होगा अंग्रेजी विद्या हासिल करने के बाद। जब लोग अंग्रेजी विद्या हासिल कर लिए तो इनकी बुद्धि विदेशी हो गई। जब बुद्धि विदेशी हो गई तो विदेशी चाल चलन, रीति रिवाज और पहनावा, सब कुछ उनका चेंज हो गया, वही उनको अच्छा लगने लगा। और यही वजह है कि इतना विदेशीपन लोगों के अंदर नजर आने लगा कि ले कवि को चिंता हो रही है कि भारत में तो भारतीयता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लगता है कि लोग सब विदेशी ही बन चुके हैं, सब कुछ तो विदेशी ही दिखाई दे रहा है, उनकी बुद्धि, उनका चाल चलन, रीति रिवाज, पहनावा, सब कुछ। ओके, आगे। कवि कहता है कि ब्रिटिश शासन में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, स्वभाव, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। ये तो आपको बताए ना, यहाँ हिंदू मुसलमान ही लिखा है ना, इसके साथ साथ एक ईसाई को भी रख लीजिए, उसमें क्रिश्चियन था ना, वो ईसाई का सेंस है। किसी भारतीय को कोई देखने मात्र से नहीं पहचान सकता। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण उनकी मति इतनी खराब हो गई, मति मतलब बुद्धि, मति मतलब क्या होता है बच्चों, बुद्धि। उनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि सबने अपनी संस्कृति का, भाषा का त्याग कर दिया है। संस्कृति, भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिया है। तात्पर्य यह है कि विदेशी रंग में रंगने के कारण भारतीयों की अपनी पहचान भी नष्ट हो गई है। तो जो कुछ मैंने समझाया वही तो यहाँ पर अर्थ में भी लिखा हुआ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला तो 3 दोहा हो गया, अब ये है आपके चौथा दोहा और ये है आपका 5वां दोहा। 10 दोहा में से 5 दोहा हो गया और केवल 5 दोहा बचा हुआ है। तो ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। लेस मतलब थोड़ा भी, बनियो मतलब बन गया, भाखन तो अगला आएगा। यानी ठटे विदेशी ठाट सब, लोगों का ठाट बाट, जैसे शौकीनी जिसको बोलते हैं, घर में लोग रह रहे हैं, घर की बनावट, घर में वस्तुओं की सजावट, घर में रहन सहन, ये सब विदेशी ही हो गए हैं। और जब विदेशी ठाट बाट हो गया तो अपना देश भी धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, विदेश बनता जा रहा है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, अब तो इनको इतनी ज़्यादा चिंता आ पड़ी कि कह रहे हैं कि चलो थोड़ी सी विदेशीपन रहता लोगों के अंदर तो माफ़ी मिल जाता। चलो 90% भारतीयता है, 10% विदेशीपन है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, 90% लोग विदेशीपन की ओर झुकाव कर लिए हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी भारतीयता नजर आ रही है, तो उतनी सी भारतीयता नजर आने से क्या होने वाला है, बात समझ गए ना। तो वही कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के सपने में भी थोड़ी सी भारतीयता रह गई है कि नहीं। चिंता हो रही है कवि को, कब, जब वो इधर उधर घूमते हैं तब, जब लोगों को देखते हैं तब, कि देखो यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अपने सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं, इतना अपने अंदर चेंजिंग ला दिए हैं। तो क्या है, ये कविता उस समय की लिखी गई है, लेकिन आज ज़्यादा लागू हो रहा है। आज आप अपने आसपास टोला मोहल्ला इधर उधर देखिएगा तो केवल यही देखने को मिलेगा कि लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और विदेशीपन को अपनाते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये था ना कि पहले लिखी गई कविता आज ज़्यादा प्रासंगिक महसूस होती है। ओके, आगे 5वां दोहा, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। अब हिंदी शब्द जो निकला था वो यहाँ के हिंदुओं से निकला था, क्योंकि यहाँ बहुतायत किस धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के।
तो उन लोगों को आपस में तो हिंदी भाषा बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन कवि जब देखे लोगों को तो उनको लगा कि अरे बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। हाय देखिए ये सब हिंदू हैं, इन्हें आपस में मिलकर हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन ये तो आपस में मिलकर अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते ही नहीं है। लगता है कि इन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी भाखन करत, भाखन मतलब भाषण यानी बोलना, अंग्रेजी में ही बातें करते हैं, अंग्रेजी उपभोग और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। हिंदुओं को या भारत के सभी लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी ज्यादा बोलनी चाहिए। ओके, लेकिन ये लोग इतनी अंग्रेजी पढ़ लिए हैं कि इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब ये अंग्रेजी भाषा ही बोलते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं तब, और अंग्रेजी का ही उपभोग करते हैं क्योंकि इन्हें हिंदी बोलने में शर्म जो आती है। तो बताइए क्या ये अच्छी बात है? आप कमेंट करके बताइए। हम भारत में होकर हिंदी न बोलें, हिंदी का मान मर्यादा न रखें, हिंदी को अपने लाइफ स्टाइल में यूज न करें और केवल अंग्रेजी ही बोलें तो क्या हमारी भारतीयता वहाँ नजर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आप कमेंट करके बताइए कि हमें हिंदी ज़्यादातर बोलनी चाहिए कि नहीं। आपका कमेंट पढ़ा जाएगा, इसलिए ज़रूर बताना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 दोहे हो गए। देखिए उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि प्रेम घन देश की दुर्दशा को देखते हुए कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण भारतीयों के संस्कार भी हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। विदेशी वस्तुओं तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। स्वदेश भी विदेश लगने लगा है। अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में हिंदी भाषा में बातें नहीं करते, सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी व्यवहार करते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी बोलना पसंद करते। अभी भी हम बार बार कह रहे हैं कि पहले लिखी गई कविता आज ज्यादा प्रासंगिक मालूम हो रही है। आज भी लोग कहीं पर अंग्रेजी बोलते हैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए कि हमरा खूब आवेला। काहे आवेला भाई? ये सब अंग्रेजी जो बोलता नहीं बे, तोरा कुछ ना आवेला, तोरा अंग्रेजी आवेला बढ़िया से, अंग्रेजी में तू बोल ले बे। नहीं, मैं अगर भारत में हूँ, यदि मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आती है तो मुझे यहाँ पर कोई अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें हिंदी तो बोलने आती है, वो मेरी मातृभाषा है। हाँ, हम विदेश जाएंगे तो मुझे समस्या होगी अंग्रेजी न बोलने की वजह से, लेकिन भारत में हम हिंदी बोलकर कहीं भी समस्या नहीं पा सकते हैं। हमें शान होना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं। हाँ, आपको अंग्रेजी खूब आती है, हिंदी नहीं बोलने आ रही है, तब आप भारत में रहकर भारतीयता का अपमान कर रहे हैं। समझ गए ना? तो अभी भी लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अंग्रेजी ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। काहे भाई हमारे बबुआ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेला? नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़कर आपका बच्चा अव्वल आ सकता है, टॉप कर सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये है आपका 6वां दोहा और ये है आपका 7वां दोहा, और 3 दोहे केवल रह गए हैं। अंग्रेजी वाहन, वाहन मतलब माने यात्रा करने वाले चीज। वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, यानी अंग्रेजी वाहन, लोग जिस वाहन से इधर उधर यात्रा करते हैं उसका डिजाइन भी बिल्कुल अंग्रेजी यानी विदेशी किया गया है। वसन, वसन मतलब वस्त्र होता है। वसन मतलब क्या होता है बच्चों? वस्त्र। तो वस्त्र भी लोग अंग्रेजों जैसा पहनते हैं। वेश, रीति और नीति, रीति रिवाज भी वही हो गया है, और नीति यानी आचरण भी तो अंग्रेजों जैसा होता जा रहा है। अंग्रेजी रुचि, लोगों को अंग्रेजी ही अच्छी लगती है, अपना घर वगैरह भी उसी जैसा बनाते हैं। सकल वस्तु देश विपरीत, यानी हमारे देश में जैसा होना चाहिए, हमारी भारतीयता के अनुसार, हमारे ऋषि महर्षियों के अनुसार वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, उसके विपरीत सब दिखाई दे रहा है। वो नहीं दिखाई दे रहा है और उसके विपरीत सब दिखाई दे रहा है। चाहे घर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रीति हो, चाहे नीति हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वाहन हो, सब कुछ देश के विपरीत विदेशी दिखाई दे रहा है। ओके, आगे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, ऐसे भी अभी बिहार के ही लोग हैं, कहीं बहुत दूर दराज चले जाएंगे तो अपने को बिहारी कहने से
इंसल्ट फील करते हैं, वो दूसरा नाम रख देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बिहारी नाम से लोग घिनाने लगेंगे कि वे बिहार का है, गंवार होगा। लेकिन अब आप इतिहास रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि बिहार के स्टूडेंट कितने टॉप क्लास के हैं। बड़ी सी बड़ी परीक्षाओं में बिहार के स्टूडेंट अपना अधिकार जमा कर रखे हुए हैं, है कि नहीं? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। ओके, तो हम जहां से बिलोंग करते हैं, बिहार हो, यूपी हो, या पूरा मिलाकर हिंदुस्तान हो, हमें अपने आप को इंडियन या हिंदुस्तानी कहने में घिनाना नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रेम घन जी जब देखे, ये तो कहे कि हई देखो हिंदुस्तान में रह तड़न सो और अपना आप के हिंदुस्तानी कहे में लजा तड़न सो, इतना अंग्रेजी बोला तड़न सो जैसे ये अब हिंदुस्तानी के ना हवन सो, लागत है कि इहो अंग्रेजे के औलाद बन गई बाड़न सो। ओके, तो यही है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही, सो ये हाय घिनात। अब भारत है तो भारतीयता है, गांव है, गांव में स्वच्छता थोड़ी कम रहती है, जगह जगह गोबर के टीले मिल जाएंगे, कचरा मिल जाएगा, नालियाँ मिल जाएगी, तो अब ये घिनाने लगे हैं। अरे जहाँ तुम्हारा जन्म कर्म कर्म हुआ, पालन हुआ, बड़े हुए, अपना एक आकार ग्रहण किया, नॉलेज हासिल किया, अब उसी भारत में रहते हुए भारतीयता से लोग घिना रहे हैं। हाउ डिस्गस्टिंग दिस जंग इज, हाउ डिस्गस्टिंग दिस डर्टी एरिया, ऐसे लोग बोल रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को? आप भारत में है, ये भारतीयता है। जहां गंदगी है उसको सफाई करवा दो, खुद साफ कर लो, ये नहीं कि घिना कर आप दूर भाग गए। तो वही कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर अब ये लजाने लगे हैं, इनको अब हिंदुस्तानी कहलवाना पसंद नहीं है, आप अंग्रेज कह दो, मानने को तैयार हैं। भारतीयता वस्तुओं को देखकर ये घिनाने लगे हैं। घिनाना मतलब घृणा करना, नफरत करना। घिनात होगा, चीनात लिखा है देखिए, घिनात होगा, घृणा करते हैं लोग, नफरत करते हैं। ओके, चलिए इसका भी देखिए यहाँ सरलार्थ है। कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि इन्हें सब कुछ अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी घर, यहाँ तक कि रीति रिवाज और विचार भी अंग्रेजी अच्छे लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, इनका मानसिक स्तर भी इतना गिर गया है कि वे स्वयं को हिंदुस्तानी कहने में संकोच करने लगे हैं। उन्हें हिंदुस्तानी कहलाने में लज्जा आती है तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, घिन आने लगती है इनको। यानी विदेशी वस्तुओं को पसंद करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं से घिनाते हैं। इसीलिए तो कविता का नाम ही रखा गया था स्वदेशी। नहीं, हमें अपने देश में निर्मित वस्तुओं से कभी नफरत करनी नहीं चाहिए, वो हमारे अपने लोग बनाए हैं, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बस समझ गए ना? लेकिन कुछ लोग थे अंग्रेज के चापलूस, अब बस एक लालच में कि उनको उनका जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वो भी मिलेगा, और उस चक्कर में खूब खुशामद करते थे। किसकी खुशामद करते थे? अंग्रेजों की बड़ाई करते थे, खूब बड़ाई करते थे। ओके, आगे चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 7 तक हो गया ना, ये हुआ 8 नंबर, ये हुआ 9 नंबर और ये हुआ 10 नंबर। तो हमने गलत थोड़ी ना बताया था, हमने एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया कि एग्जाम में पूछेगा स्वदेशी शीर्षक कविता में कुल कितने दोहे हैं। तो दोहों की कुल कितनी संख्या है? 10, याद रखिएगा। ओके, चलिए। देश नगर बानक बनो, बानक मतलब व्यापारी, सब अंग्रेजी चाल, हाटन, हाटन मतलब बाजार होता है, हाटन मतलब बाजार में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, माल मतलब वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं, आर्टिकल्स। यानी कह रहे हैं कि देश नगर बानक बनो, कह रहे हैं कि मेरा देश अब एक बाजार बन चुका है। कैसा बाजार? सब अंग्रेजी चाल, धाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। यानी जब मैं बाजार में निकला देखने के लिए कि बाजार, देखिए बाजार हो या कोई दुकान हो, उसमें कैसी वस्तुएं रहेंगी? वैसी वस्तुएं जो जनता की डिमांड है। तो भारत में रहने वाले लोग स्वदेशी वस्तुओं का कम उपयोग कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा धन कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है। अब मैं दुकान खोलकर बैठा हूँ, मैं खाली स्वदेशी वस्तुओं को रखा हूँ, लेकिन कोई मेरे दुकान पे आ ही नहीं रहा है, तो अगली बार से मैं विदेशी वस्तुओं को रखूंगा क्योंकि उनका डिमांड ज्यादा है। तो कहने कि मैं बाजार में गया देखने के लिए कि थोड़ा देखूं तो यहाँ के लोग कैसी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। तो जब दुकान बाजार में गए तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इस बाजार में तो केवल विदेशी माल भरा हुआ है,
केवल विदेशी वस्तुएं भरी हुई हैं, इतनी ज्यादा कि कहीं पर स्वदेशी वस्तुएं नजर नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अब विदेशी वस्तुओं को ही पसंद करते हैं, उसका डिमांड करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का परित्याग करते हैं, और इसी वजह से दुकान वाले भी स्वदेशी वस्तुओं को अपने दुकान में रखना पसंद नहीं करते हैं। जिन्हों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। करिहेंगे मतलब करेंगे, खाम मतलब निम्न यानी छोटे किस्म का। अब ऐसी बुद्धि छोटी बुद्धि ही न कहलाएगी। कैसी बुद्धि मैं तुरंत आप लोग को बतलाऊंगा। चलिए, तो जिन्हों समझ सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, यानी यहां लोगों के ऊपर कमेंट किया गया है कि वैसे लोग जो अपना धोती तो नहीं संभाल पाते हैं। अब यहाँ धोती संभालना एक मुहावरे का सेंस है, माने अपना आप के तो संभाले नहीं खा पावत कि हम हिंदुस्तान में रह के केकर गुणगान करता है। नहीं तो जिनसे अपनी धोती तो संभली ही नहीं जाती है, देश प्रबंध करेंगे वे कैसी खाम ख्याली, वो मन में रखे हैं कि अंग्रेज मुझको ही मंत्री बना दे, अंग्रेज मुझको ही इस गांव का कोई आदमी बना दे। समझ गए ना, मैं देश चलाऊंगा। अरे देश चलाना तो दूर की बात है, पहले खुद को चलाओ, यानी पहले खुद का प्रबंधन करना सीखो, पहले खुद के बारे में सीखो कि मैं क्या हूं। तो बहुत बढ़िया मस्त सबसे सुपर यही दिया हुआ है दोहा, ये वाला दोहा दिया है सबसे सुपर, कि वे व्यक्ति, कमेंट किया गया है खासकर वैसे व्यक्तियों पर जो अंग्रेजों के चापलूस थे, कि जिनसे अपनी धोती तो संभलती ही नहीं है, वे मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मन की मतलब कि मन में खूब सोचकर इठला रहे हैं कि आहा अब देश का प्रबंध मैं ही करूंगा। नहीं, यदि आपके हाथ में देश जाएगा तो आप बिल्कुल भी देश का सर्वनाश कर दोगे। देश का कभी विकास आपसे होने वाला नहीं है। जिसमें कोई भारतीयता ही नजर नहीं आती वो देश क्या संभाल पाएगा। आगे, दासवृत्ति, दासवृत्ति मतलब नौकरी। नौकरी को दासवृत्ति बोला गया है, क्यों? क्योंकि दास मतलब नौकर होता है। दास मतलब नौकर। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आप उसके गुलाम हैं, उसके अंडर में हैं। जब मन तब छुट्टी नहीं ले सकते हैं, जब मन तब आराम नहीं कर सकते हैं। वो जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा आपको करना है। सरकारी ही नौकरी क्यों ना हो, आप उसके गुलाम हैं। एक आपको लिमिट छुट्टी दी गई है, उससे ज्यादा लीजिएगा तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। बात समझ गए ना? तो दासवृत्ति की चाह चहूं दिसी, चारहु बरण बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। चलिए, डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। पहले ना बाजा बजा बजा कर कोई अनाउंसमेंट किया जाता था। अब तो है कि लोग चार गो बाजा बांध देते हैं, डीजे बुला देते हैं, बात अलग है। पहले डफाली के द्वारा ही कोई अनाउंसमेंट कराया जाता था। तो दासवृत्ति मतलब नौकरी, चहुं दिशा मतलब चारों तरफ, बरन मतलब जाति, बढ़ाली मतलब पागल, डफाली मतलब बाजा बजाने वाला। लास्ट है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अब ये देखा जा रहा है, पहले देखिए बहुत पहले जाइएगा तो ये मिलेगा कि हमारे पूर्वज अपने गांव में, जिसको कहा जाता है होम रूल, ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वजों की इच्छा रहती थी कि नहीं, मैं किसी के यहाँ नौकर का काम नहीं करूंगा, मैं खुद से खेती कर लूंगा, क्योंकि खेती करते समय मैं आजाद हूं। कभी भी किसी दूसरे किसान के ऊपर अपना खेत सौंप कर मैं कहीं जा सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने और गिलगिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में अब लोगों की तो बुद्धि विदेशी हो गई है। अब ये सोच रहे कि हमें नौकरी मिल जाए, मैं 8 घंटा जॉब करूं, आराम से सोऊं और मेरे घर वालों को आराम से पैसा मिल जाए। क्या धूप में रहना है, समझ गए ना? तो दासवृत्ति की चाह चहूं दिसी, चारों बरण बढ़ाली, यानी लोगों के अंदर अब नौकरी की इच्छा जग रही है। यानी लोग अब खुद का पेशा कम कर रहे हैं और नौकरों की जैसा सेवा ज्यादा कर रहे हैं। ओके, करद खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली। तो क्या अंग्रेज आपको फ्री में नौकरी दे देंगे? इसके लिए आपको अंग्रेजों की चापलूसी करनी पड़ेगी, तलवे चाटना पड़ेगा। वे गलत हैं ये न कहकर गलत को भी सही कहना पड़ेगा। यदि आप इतना कहते हैं तो अंग्रेज आपको खुश हो जाएंगे और आपको क्या दे देंगे? जॉब दे देंगे। अभी भी लोग पैरवी लगाते हैं। पैरवी मतलब क्या हुआ? खुशामद, चापलूसी। लेकिन अब की पैरवी धन से लग रही है। ज्यादा से ज्यादा पैसा फेंक दो, आपको जॉब मिल जा रहा है। पहले आप लोग पैरवी से सुना करते थे कि हमारे पापा
हर चीज में बारन नु हम नौकरी लगवा दिए काहे उनका 10 आदमी से संपर्क बा, तनी देखी है हमार बबुआ पर ध्यान दिया, ऐसे लोग बोला करते थे, लग भी जाता था। वो सिस्टम अब धन में बदल गया है, जितना ज्यादा आप घूस दीजिए उतना ज्यादा लोग आपको नौकरी दे रहे हैं। समझ गए ना? हर चीज में नहीं है, परंतु ज्यादातर ये देखा जा रहा है हमारे सोसाइटी में। तो ये पहले से ही चीज चलती आ रही है। अब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की चापलूसी करिए, गुणगान करिए, वो गलत है फिर भी खूब उनकी बड़प्पन करिए, और जो जो कह रहे हैं कि जाकर किसी की कुटिया में आग लगा दो, आप आग लगा दीजिए, किसी गरीब की हत्या कर दीजिए, इतना कुछ आप करते हैं तो अंग्रेज आपसे प्रसन्न होकर क्या दे देते हैं? दासवृत्ति, नौकरी दे देते हैं। और वही नौकरी की चाह सभी और बढ़ गई है। तो करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली, डफाली के जैसा सबसे निम्न स्तर दे दिया गया है। तुम हो क्या? एक डफाली के जैसा अंग्रेजों का गुणगान कर रहे हो, तब जाकर तुमको नौकरी मिल रही है। ओके, चलिए तो इसका देखिए यहाँ पर सरलार्थ है। कवि कहता है कि ब्रिटिश शासन में सभी भारतीयों की वेशभूषा शहरी हो गई है, सबके चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है, बाजारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही भरे दिखाई पड़ते हैं। जिन नेताओं से शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाली नहीं जाती है, वो देश का शासन प्रबंध संभाल लेंगे, या तो इनकी कोरी कल्पना है, ख्याली पुलाव है, मैंने बस सोचने की बात है, मिलेगा नहीं। गुलामी करके जीवन यापन करने की प्रवृत्ति चारों वर्णों में। तो पहले वर्ण कितने थे? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र। तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उसके बाद क्या हो जाएगा? क्षुद्र, इधर उधर हो गया है, समझ गए? यही 4 वर्ण थे, इस सब लोग अब पसंद करने लगे हैं। क्षुद्र पसंद कर रहा है, किसी के यहाँ नौकर का काम हो तो बात अलग है, हाई ब्राह्मण क्षत्रिय लोग भी पसंद कर रहे हैं, कवि को तो बुरा लगेगा ही। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले और उनकी झूठी प्रशंसा करने वाले इन भारतीयों की स्थिति मानो डफाली बजाने वाले के समान हो गई है। तात्पर्य यह है कि भारतीय व्यक्तित्व विहीनता के कारण विदेशी सत्ता की चाटुकारिता करने लगे हैं। ओके गाइस, तो चलिए इस प्रकार पद्य 4 का पूरा भावार्थ खत्म हुआ। अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। आप लोग भी जल्दी जल्दी सब लोगों को गुड नाइट स्वीट ड्रीम बोल दीजिए, और इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी जरूर करना है, और कमेंट भी जरूर करना है, और भरपूर शेयर करना है। आपके नज़र में जितने लोग होंगे 10वीं क्लास का एग्जाम देने वाले, सबको आप भरपूर शेयर कर दीजिए। ओके, और ये पढ़ाई कैसी लगी कमेंट जरूर करना है। ओके, आई शैल वेट फॉर योर कमेंट। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।